ओके, अच्छा, ये शुरू करने से पहले आई वांट टू आस्क यू पीपल समथिंग कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज इलास्टिसिटी इज ऑल अबाउट? इफ यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है. वेरी गुड. रिस्पॉन्सिवनेस. क्या रिस्पॉन्स टू ओके, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द डिमांड. लेकिन यहाँ पे तो वर्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूज हुआ है ना, तो हम रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स डिमांड कैसे बोल सकते हैं? हाँ, फिर सप्लाई हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. रिस्पॉन्सिवनेस. और एनीवन एल्स वांट टू आंसर? इट मींस चेंज. सेंसिटिविटी. वेरी गुड, वेरी गुड. सो मेनी पीपल आंसर दिस एंड ऑल ऑफ यू आर राइट. चलिए, तो अब इसी के साथ मैं एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ इस चीज को. सब लोग अपने माइक म्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, उसी सेम ट्रैक पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है. जिन लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड अच्छे से समझा है, उन लोगों को सप्लाई बहुत अच्छे से समझ ही जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. हाँ, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझने के पहले मुझे आप लोगों से ये जानना है कि क्या आप लोगों को सप्लाई याद है? What do you mean by supply? Where the producer is ready to sell the commodity at a given price. Where the producer is willing to sell the commodity at a given price. उसको हम क्या कहते हैं? Supply कहते हैं. कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे बताएंगे कि सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप कैसा होता है. फटाफट इन 2 मिनट्स. सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप कैसा होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. नैन्सी फास्ट. अरे कमेंट बॉक्स में बताओ. हाँ, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. अरे बाप रे, बच्चे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए अब तुम. एकदम फटा. अरे सूरज लग रहा है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रे बाबा. तू बाहर जा, तू क्लास के बाहर जा. इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नो. ऑल ऑफ यू अदर वंस आर करेक्ट कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा होता है? डायरेक्ट होता है. प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होता है. मैक्सिमम लोगों ने आंसर राइट दिया है. थैंक यू एवरीवन, मेक्स मी हैप्पी कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगा. दैट इज व्हाट डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड सप्लाई. ठीक है, तो हाँ मैम, ये तो हम लोगों को पता था. इसमें आपने नया क्या बताया? तो बात ये है कि जब आप लोगों ने सिर्फ सप्लाई पढ़ा, हम लोग शांति से बात करेंगे. जब आप लोगों ने सप्लाई पढ़ा तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि एक चीज बढ़ती है और दूसरी कम होती है. सॉरी, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होती है. ये हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोगों को पता है. प्राइस भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रहा है. ठीक है, हम लोगों को पता है. लेकिन क्या जब हम लोगों ने सप्लाई कंसेप्ट पढ़ा, तब हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या कि प्राइस कितने से बढ़ रही है और उसके कारण सप्लाई कितने से अफेक्ट हो रहा है? नहीं. एक्सटेंट ऑफ चेंज हम लोगों ने नहीं पढ़ा. एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि अगर सप्लाई, अगर प्राइस अगर चेंज हो रही है तो उसके कारण सप्लाई कितने से अफेक्ट हो रहा है और प्राइस कितने से चेंज हो रही है, ये चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी. तो इसी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इन दैट इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ डज द सप्लाई रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस. इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस तो सप्लाई कितने हद तक उसको रिस्पॉन्ड करता है, या व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई ड्यू टू प्राइस. दिस इज द करेक्ट लाइन. व्हाट इज द एक्सटेंट of change of supply due to change in price. कि प्राइस के चेंज के कारण सप्लाई कितने से चेंज होता है. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एस्टैब्लिश क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस. ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी बताता है ना कितने से और क्या. Hence we can express the numerical change in supply with the change in price. तो यहाँ पे हम लोग numerical change की बात करते हैं कि प्राइस कितने से चेंज हुआ और उसके कारण सप्लाई कितने से चेंज हुआ.
note that elasticity can also be calculated with respect to the other determinants of supply. हम इलास्टिसिटी को प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स के कंसिडरेशन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लाइन का मतलब है कि हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इम्पोर्टेंस देंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इम्पोर्टेंस देंगे। However, the major factor controlling the supply of a commodity is price. वैसे तो सप्लाई को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है वो है प्राइस। ठीक है, Therefore, we generally talk about price elasticity of supply. इसलिए हम लोग मेजरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की क्या करते हैं, बात करते हैं, और बाकी किसी फैक्टर को हम लोग कंसिडर करने वाले नहीं हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि सप्लाई विल चेंज ओनली ड्यू टू प्राइस एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट। उसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कंसिडर करेंगे और दूसरा कोई भी फैक्टर कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कंसिडर करेंगे, बाकी कोई फैक्टर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया? The price elasticity of supply is the ratio of percentage change in price to the percentage change in quantity supplied. ठीक है, अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं अपने फॉर्म में। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बराबर। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलता है कि सप्लाई अफेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और ये भी हम लोगों को पता है कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को तो कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो जो लाइन मैंने अभी भारी भरकम इंग्लिश में पढ़ी थी ना, उसका यही मतलब था, यही फॉर्मूला था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया? मतलब सप्लाई को कौन अफेक्ट कर रहा है, प्राइस। जैसा नाम वैसा काम। तो ये फॉर्मूला लगा के आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? यही उसका मतलब है और इतना ही आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। समझ में आया बेटा सब लोगों को? सो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स व्हाट, कि हाउ डज द सप्लाई रिस्पॉन्ड्स टुवर्ड्स द चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहता है कि सप्लाई सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण अफेक्ट होगा और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। उसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझा क्या? समझा? एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जनरल मतलब ये होता है कि सप्लाई विल रिस्पॉन्ड्स टू एनी वेरिएबल, द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन एनी वेरिएबल, दैट एनी वेरिएबल कैन बी प्राइस और एनी अदर फैक्टर। समझ में आया? मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि सप्लाई कितने से चेंज हो रहा है ड्यू टू एनी वेरिएबल। ये कॉमन कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है और उसमें हम लोग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई को अफेक्ट कौन करता है, प्राइस करता है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। समझ में आया? और उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, जमा
गुड। अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ना है हमको? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के 5 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 5। पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि यहाँ तक के आप लोगों को समझा गया जो मैंने आप लोगों को मीनिंग समझाया। टेल मी फास्ट। यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, यस यस, ओके ओके। SCC is all about crystal clear, right? Okay, good. Okay okay, everyone clear, fine। चलिए चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वन बाय वन। ध्यान से सुनिएगा। 10-5 मिनट लगेंगे, एकदम कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलता है कि देयर इज नो चेंज और नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस, बट सप्लाई आपका इन्फिनाइटली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब प्राइस में या तो थोड़ा बहुत चेंज है या तो चेंज है ही नहीं, लेकिन फिर भी सप्लाई का चेंज कैसा है? एंडलेस है। मतलब सप्लाई के चेंज का कोई लिमिट ही नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? अब यही सेम चीज को हम लोग ग्राफ के जरिए समझेंगे। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है 0, ये है आपका प्राइस, ये है आपका सप्लाई। अब पता है आपको इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इसका कर्व कैसा बनने वाला है? ये देखो, ये है आपका सप्लाई कर्व। ये क्या है आपका? सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है कि प्राइस चेंज नहीं हो रही है, लेकिन सप्लाई फिर भी एंडलेसली आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब सप्लाई के चेंज का कोई एंड है ही नहीं। समझ में आया? अब आपको अगर कोई ये ग्राफ एक्सप्लेन करने बोलेंगे तो आप कैसे करोगे? तो आप बोलोगे कि द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपका सप्लाई कर्व कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड ES इज इक्वल्स टू, ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। समझ में आया बेटा आप लोगों को? समझा क्या? समझा? तो आपका सप्लाई कर्व कौन कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ केस क्या है? प्राइस चेंज नहीं हो रही है, लेकिन सप्लाई इनफाइनाइटली एंडलेसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझा? गुड। सेकेंड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई बोलता है, ओके, आई विल रिपीट इट इन द लास्ट। मैं सारा एक बार लास्ट में रिवाइज करा दूंगी, अभी हम लोग कंटिन्यूएशन में चलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इनइलास्टिक सप्लाई बोलता है कि यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। मतलब सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक ग्राफ के जरिए पढ़ते हैं। ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस, सप्लाई, 0। अब देखो, ये थी आपकी प्राइस पहले 10, फिर आपकी प्राइस हुई 5, फिर आपकी प्राइस हुई 15। मतलब आपकी प्राइस में काफी सारा चेंज है। लेकिन ये है आपका सप्लाई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सप्लाई में चेंज नहीं है। प्राइस 5 थी तब भी, सॉरी, प्राइस 10 थी तब भी वही था, प्राइस 5 हुई तब भी वही है, और प्राइस 15 हुई तब भी वही है। मीन्स सप्लाई अगर आपका 100 है तो सप्लाई 100 का 100 ही है। प्राइस 5 है, 10 है, 15 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई ना इधर गया, सप्लाई ना इधर आया। मतलब प्राइस, सप्लाई क्या है बेटा? सप्लाई कांस्टेंट है। सप्लाई क्या है? कांस्टेंट है। सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है। देयर इज नो चेंज इन सप्लाई। समझा आप लोगों को? तो इसका कर्व कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? इट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। कैसा है वो?
वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ES इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सप्लाई में कोई चेंज नहीं है इसलिए ES क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। क्या रहेगा? ES आपका 0 रहेगा। वेरी गुड, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या रहेगा? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई तो एग्जैक्टली वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा ही है। हाँ, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई से बातें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे ग्राफ का पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। ठीक है, चलिए। यूनिटरी इलास्टिक बोलता है कि द चेंज ऑफ प्राइस एंड सप्लाई शुड बी इक्वल। यूनिटरी इलास्टिक बोलता है चेंज इन प्राइस शुड बी इक्वल टू चेंज इन सप्लाई, मतलब प्राइस और सप्लाई का चेंज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दोनों का चेंज कैसा होना चाहिए? इक्वल। द चेंज ऑफ प्राइस एंड सप्लाई शुड बी इक्वल विद ईच अदर। समझ में आया? यानी मतलब परसेंटेज ऑफ चेंज दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चलिए, उसी को एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये 0। अब ये समझ लीजिए आपका ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई है। ठीक है, दैट इज व्हाट 5 एंड 100। अब सपोज समझ लीजिए आपकी प्राइस जो है वो 50% से बढ़ गई। प्राइस कितने से बढ़ गई? 50% से। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? सप्लाई। तो अगर प्राइस बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ेगा ही। तो प्राइस आपकी 50% से बढ़ी है तो सप्लाई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, वो भी 50% से ही। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि प्राइस और सप्लाई दोनों सेम रेशियो में क्या कर रहे हैं बेटा? आगे बढ़ रहे हैं। मतलब प्राइस अगर 50% से बढ़ी है तो सप्लाई भी 50% से इंक्रीज हुआ है। क्या बोला मैंने? प्राइस अगर 50% से बढ़ी है तो सप्लाई भी 50% से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। समझ में? अब यहाँ पे देखो रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट है। तो प्राइस और सप्लाई का डायरेक्शन कैसा है? एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। प्राइस भी जा रहा है इधर और सप्लाई भी इधर जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ग्राफ से अलग है। दोनों बाहर निकल रहे हैं, प्राइस भी बाहर है और सप्लाई भी बाहर है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्योंकि क्या हो रहा है? प्राइस भी बढ़ रही है और सप्लाई भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये है आपका सप्लाई कर्व, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो कैसा होता है, रिलेशनशिप वही की वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात स्पेसिफिकली परसेंटेज की कर रहे हैं कि परसेंटेज में कितना चेंज आएगा। रिलेशनशिप वही की वही रहेगी, रिलेशनशिप डायरेक्ट ही रहेगी। और डायरेक्ट रिलेशनशिप में अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही कर्व रहता है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका ED रहेगा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपका ED कैसा रहेगा? इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? क्योंकि दोनों का चेंज कैसा है? इक्वल है। डू यू गेट दैट? ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। अगला क्या है बेटा? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। मतलब ही चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन प्राइस। मतलब सप्लाई का चेंज प्राइस के चेंज से क्या है? ज्यादा है। नोट डाउन, चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन प्राइस। चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन प्राइस। मतलब सप्लाई का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है। समझा? चलिए अब इसका भी ग्राफ बनाते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस 0 और ये है आपका ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई। क्या है ये आपका? ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई। अब यहाँ पे भी, और जो नया होता है ना उसको P1 S1 बोलते हैं। अब यहाँ पे भी P1 आपका प्राइस बढ़ा है 50% से। कितने से प्राइस बढ़ा है? 50% से। बट आपका सप्लाई इंक्रीज हुआ है 75% से। सप्लाई कितने से इंक्रीज हुआ है बताओ? 75% से। दैट मीन्स व्हाट? कि आपका चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन प्राइस। यानी आपका सप्लाई का चेंज प्राइस के चेंज से क्या है? ज्यादा है।
समझ में आया क्या? समझा? और ये रहा आपका सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे ईडी क्या रहेगा आपका इज इक्वल्स टू मोर देन 1 और आपका कर्व कैसा है फ्लैटर, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ वो ज्यादा फ्लैट हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है ना, तो देखो सप्लाई का 75% का बॉक्स इज मोर देन 50% का बॉक्स, तो सप्लाई का कर्व कैसा हो रहा है फ्लैटर हो रहा है। समझ में आया? चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन प्राइस, मतलब सप्लाई का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है। समझा क्या? प्राइस अगर 50% से बढ़ रही है तो सप्लाई 75% से बढ़ रहा है। समझ में आया? प्राइस सप्लाई क्या बोल रहा है, तू 50% से बढ़ रहा है क्या, मैं 75% से बढ़ के बताता हूँ। समझ में आया क्या? समझा? समझा? वेरी गुड। फिर उसके बाद लास्ट वन, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई बोलता है, प्लीज नोट डाउन, चेंज इन सप्लाई इज लेस देन चेंज इन प्राइस, मतलब सप्लाई का चेंज प्राइस के चेंज से क्या है कम है। सप्लाई का चेंज प्राइस के चेंज से क्या है कम है। समझा क्या? नीचे ग्राफ बना रही हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, तो यहाँ पे ग्राफ बन के समझते हैं। ये है आपका ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई, ठीक है। और अब आपका प्राइस जो है वो 50% से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका सप्लाई जो है वो सिर्फ 25% से क्या हुआ इंक्रीज हुआ। समझ में आया? और ये बन गया आपका नया प्राइस और सप्लाई। तो अब आप देख रहे होंगे, सॉरी फिर से बनाते हैं, एक मिनट। ओके परफेक्ट, अब एकदम परफेक्ट बना है। देखिए ये है आपका 50% का चेंज ऑफ प्राइस, ठीक है, और ये है आपका 25% ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई, यानी प्राइस आपका कितने से बढ़ा 50% से P टू P1, और सप्लाई आपका कितने से बढ़ा S टू S1 25% से, यानी प्राइस आपका बढ़ा 50% से और सप्लाई आपका बढ़ा 25% से, और ये रहा आपका सप्लाई कर्व, दैट इज व्हाट स्टीपर सप्लाई कर्व। कैसा सप्लाई कर्व है स्टीपर, और आपका ES रहेगा बेटा लेस देन 1। क्या रहेगा? लेस देन 1। तो ये क्या था आपका टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। समझा? समझा? तो कितने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई थे? 5। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली नॉट। देखो दो वर्ड्स यूज हुए, इलास्टिक इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, इनइलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। तो जब इलास्टिक वर्ड यूज होगा मतलब सप्लाई चेंज हो रहा है, और जब इनइलास्टिक वर्ड यूज होगा दैट मीन सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है। समझा गया? अब मुझे फटाफट सब लोग बताएंगे कि ये 5 बातों में उनको कोई डाउट है क्या। समझा गया? स्टार्ट। माइक को भी अनम्यूट करके बोल सकते, चैट बॉक्स में भी आ सकते, फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर यू। Any point, any type which you want to, which you want कि I should repeat, which you want me to repeat. ओके सबको समझ में आ गया है? फटाफट, मुझे सबके रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं, आप लोग माइक को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ओके आकांक्षा वांट टू कि मैं फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं। अच्छा ईडी लिखा है क्या मैंने? सॉरी, ES, आई विल डू इट ES। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। फुल्ली क्लियर, परफेक्टली, एक मिनट, perfectly elastic supply please explain। okay first वाला पॉइंट, ठीक है। okay okay Yash, you can go in the YouTube channel and you can have other videos also, ठीक है। चलिए फिफ्थ का हेडिंग है बेटा रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। ओके फर्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलता है कि प्राइस में चेंज नहीं है या प्राइस में बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज है। तो प्राइस में या तो चेंज नहीं है या तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, लेकिन फिर भी सप्लाई इन्फिनाइटली क्या हो रहा है बेटा आगे बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब सप्लाई का चेंज इन्फिनाइट है, एंडलेस है। समझ में आया? तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई।
और उस केस में आपका जो सप्लाई कर्व है वो ऐसा जा रहा है सीधा, क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं है, कोई उसकी पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, कोई रुकावट का पॉइंट ही नहीं है, एंडलेस है, इनफिनाइट है। That's why the curve is horizontal straight line parallel to x-axis and ES is equals to infinite. समझा? Okay. परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में प्राइस चेंज होती है, सप्लाई चेंज नहीं होता है। इट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ES is equals to 0। यूनिटरी में दोनों का चेंज इक्वल है और ES is equals to 1। रिलेटिवली इलास्टिक में change of supply is more than change in price, that is what more than 1, the curve is flatter। Relatively inelastic में change of supply is less than change in price, that is what steeper curve, and ES is equals to less than 1। Hope so you guys are clear with the concept। यही सब आपका बुक में भी है, नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा कुछ अलग सा नहीं पढ़ाया मैंने, आप लोग नोट्स में भी ये चीजों को देख सकते हैं। हाँ, सेम चीजें नोट्स में भी है। ओके, एक लाइन में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कमोडिटी विद अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हैज एन इनफिनाइट इलास्टिसिटी, मतलब उसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। इन सच अ केस द सप्लाई बिकम्स जीरो with even a slight fall in the price and becomes infinite with a slight rise in price। उसका बोलने का मतलब ये है कि प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो या तो सप्लाई एकदम से पूरा नीचे जीरो हो जाएगा या तो सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगा, मतलब सप्लाई का चेंज एकदम इन्फिनाइट रहेगा, एकदम या तो ऊपर या तो एकदम नीचे, एकदम तोड़ू, एकदम फाड़ू चेंज रहेगा, या तो एकदम से बढ़ जाएगा या तो एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। This is the indicative of fact that the suppliers of such commodity are willing to supply any quantity of a commodity at a higher price। मतलब जब कोई सप्लायर ज्यादा प्राइस पे बेचता है चीजों को तो उस टाइम पे या ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है, चेंज नहीं है, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्राइस पे चीजों को कोई बेच रहा है तो सप्लाई या तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है, ऐसा वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, लास्ट topic for the chapter is factors influencing elasticity of supply। factors influencing elasticity of supply मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो elasticity of supply को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। क्या बोला मैंने, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो elasticity of supply को क्या करती है, अफेक्ट करती है। पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ द गुड्स। ऑब्वियसली प्राइस ऑफ द गुड्स तो सप्लाई को अफेक्ट करता ही है ना। देखिए क्या लिखा है, supply and elasticity of supply of a goods depend on the price of the good। obvious सी बात है कि supply और elasticity of supply दोनों किस पे डिपेंड करता है, price of the commodity पे। if the price of a goods increases or decreases the quantity of supplied will also increases or decreases। वही लिखा हुआ है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होता है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई। Also, the coefficient of price elasticity of supply will depend on the price of the goods। Elasticity of supply may be greater than, less than, equals to 1 or depending on the price of the commodity। वही इन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे elasticity of supply भी प्राइस पे डिपेंड करती है, तो elasticity of supply या तो more than 1 भी हो सकती है, less than 1 भी हो सकती है, equals to 1 भी हो सकती है, infinite भी हो सकती है, जो हम सब पढ़ के आए, तो कुछ भी हो सकती है। समझ में, हमने वही पढ़ा ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फॉर्मूला भी क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उनके बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस हिसाब से प्राइस चेंज होगा उस हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी आंसर आएगा, या तो मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 और व्हाटएवर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ये पॉइंट का नाम है। सिंपल में बोलूं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते ना एकदम, प्रोबेबिलिटी और पता नहीं कहाँ से वर्ड ला लेते मैथ्स के, ठीक है। तो यहाँ पे उनका बोलना ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के कारण भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने पहला पॉइंट कवर कर लिया था, प्राइस ऑफ गुड्स अफेक्ट करता है, क्या बोलते हैं आपके
प्राइस ऑफ गुड्स अफेक्ट करता है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी और सप्लाई को भी, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी एट द प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर। सीधा वो पॉइंट का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। अब कोई भी सेलर, कोई भी प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की प्राइस या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है, बराबर। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आज का सप्लाई डिसाइड करता है। तो जैसे अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, सप्लाई फ्यूचर में बढ़ाएगा, आज बढ़ाएगा नहीं। और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो वो आज ज्यादा सप्लाई करेगा। तो यानी फ्यूचर के प्राइस के अकॉर्डिंगली भी उसका सप्लाई क्या होता है, डिसाइड होता है। इफ द सेलर्स thinks that the price of the goods will increase or decrease in near future, then at any particular price at present they would want to decrease or increase their supply। वही मैंने अभी बोला कि वो लोग फ्यूचर के प्राइस के अकॉर्डिंगली भी अपना सप्लाई क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो फ्यूचर में सप्लाई बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो फ्यूचर में सप्लाई कम हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, कंडीशंस रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन चैट बॉक्स। जल्दी से प्लीज आंसर, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या व्हाट इज कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए। किसी को नहीं आता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? ओके, दाम लगता, कॉस्ट इनकर्ड, दैट इज द परफेक्ट आंसर। हु गिव दैट? प्रिया भूरत, या परफेक्ट। कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, वेरी राइट। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स बनाने में लगने वाला खर्चा। समझ में आया? अब एक प्रोड्यूसर के एंगल से सोच के देखो, मेरे को आप लोगों से ये आंसर चाहिए, ठीक है, कि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो मैं सप्लाई इंक्रीज करूंगी या डिक्रीज करूंगी? इंक्रीज या डिक्रीज में आंसर दो। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज तो सप्लाई क्या होगा? अगर मेरा कॉस्ट गुड्स बनाने का खर्चा बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज 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 डिक्रीज, या इट विल डिक्रीज। वेरी गुड, इसका मतलब सब जग रहे हैं। ये अच्छा लगा मेरे को देख के कि सब जग रहे हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी गुड्स को बनाने का खर्चा अगर प्रोड्यूसर के लिए बढ़ रहा है तो उसका सप्लाई क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। वाइस वर्सा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फिर वो खर्चा क्या कर देगा, सॉरी वो सप्लाई क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अगर कॉस्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई की कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स। कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स। कि अगर आपका सीओपी बढ़ता है तो आपका सप्लाई कम होता है, और अगर आपका सीओपी कम होता है तो आपका सप्लाई क्या होता है? इंक्रीज होता है। दैट व्हाट इंडिकेट्स योर इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ सीओपी एंड सप्लाई। समझा? If the cost of production of a goods increases or decreases, if the cost curve shifts to upward or downward, then the quantity supplied to the goods will decrease or increase at any particular price. That is, the supply curve would shift to the left or to the right. उनका बोलना मतलब उन्होंने बहुत जनरल कंसेप्ट आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण आपका सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जिसके कारण आपके कर्व में डाउनवर्ड मतलब लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अदर फैक्टर, शिफ्ट कब होता है? जब अदर फैक्टर की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण सप्लाई बढ़ रहा है तो दैट विल बी राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो दैट विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मैं एक बार आपको बता देती हूँ करके, ठीक है। ये एक्सप्लेन एक बार कर दूंगी ना तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ जाएगा। जैसे सपोज ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है ओरिजिनल सप्लाई और प्राइस, ठीक है। अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ है? इंक्रीज, नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हुआ है डिक्रीज। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हुआ है तो आपका सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज, बराबर। तो ये हो गया आपका राइट वर्ड शिफ्ट। बस यही वो लोग उस लाइन में बताना चाह रहे थे। अब इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप लोग।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज, तो ये क्या रहेगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, सब इजी चेक। ठीक है, इस चीज को वापस भी आप लोग पार्डन करके वीडियो में देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुड्स। द सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। यस, आपका सप्लाई आपके नेचर ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके गुड्स पेरिशेबल है कि ड्यूरेबल है। पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म लाइफ नहीं रहता, जैसे हमारे ईटेबल्स, ब्रेड, दूध और ये खाने वाले आइटम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिशेबल नेचर के गुड्स। और ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो लॉन्ग टर्म गुड्स होते हैं। ठीक है, the more the perishability or lumpiness of the goods, the more will be the market localized। जितना ज्यादा गुड्स पेरिशेबल रहेगा उतना ज्यादा मार्केट उसका क्या रहेगा, लोकल रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब होंगे तो वो दूर दूर तक नहीं जा सकते, उसका मार्केट कैसा रहेगा, लोकल मार्केट रहेगा। And in the localized market, the supply of the good at any particular price would be relatively small। तो सप्लाई कैसा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे सिर्फ लोकल एरिया कवर करने मिला है, मैं बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की लाइफ ही उतनी नहीं है। लाइफ क्या है उसकी, कम है, दूर तक भेजूंगी तो वैसे ही सड़ जाएगा। समझ में आया, समझा आपको? जैसे अब पिज्जा है, मैं यहाँ बना रही हूँ तो मैं यही लोकल मार्केट में बेच सकती हूँ ना। अब मुझे कोई बोले कि तुम सिक्किम भेजो अपना पिज्जा, तो वो कोई काम का ही नहीं रहेगा, वहां पहुंचते तक सड़ जाएगा। बराबर, समझ में आया? तो जब पेरिशेबल गुड्स के नेचर होते हैं तो उसका मार्केट कैसा होता है, बहुत लोकलाइज होता है और बहुत लिमिटेड होता है। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि हम ज्यादा दूर तक प्रोडक्ट्स को नहीं भेज सकते। फिर लेंथ ऑफ टाइम, लास्ट पॉइंट, बस हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, 2 मिनट बस। ठीक है, if the price of a goods rises, then how much would supply will rise, or how large will be the price of the elasticity of supply would depend on the length of the time of the available for the necessary of adjustment। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। जैसे आपको यहाँ पे डिसाइड करेगा लेंथ ऑफ टाइम कि किस तरीके से उसका सप्लाई होना चाहिए, मतलब सप्लाई को डिसाइड करेगा लेंथ ऑफ द टाइम। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल इन द क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर इनपुट यूज्ड। अब फैक्टर इनपुट यूज मतलब, फैक्टर इनपुट का मतलब क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो आपको कितने समय के लिए उनको यूज करना है, उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितने समय के लिए आपको वो लोग चाहिए। समझ में आया? That is why the elasticity of supply in long period market would be larger than the short period market। तो आपका जो लॉन्ग पीरियड मार्केट रहेगा उसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और शॉर्ट पीरियड मार्केट की इलास्टिसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि समय कम है और उधर क्या है, समय ज्यादा है। समझ में आया? तो लेंथ ऑफ द मार्केट, सॉरी लेंथ ऑफ द टाइम विल ऑल्सो डिसाइड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वापस से सुनो इस पॉइंट को, length of the time will also decide the elasticity of supply। की elasticity of supply कितना होना चाहिए, larger की smaller। समय के अनुसार भी सप्लाई डिसाइड होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अनुसार भी सप्लाई डिसाइड होता है। समझा क्या? शॉर्ट टर्म में मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ तो सप्लाई ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे पास बहुत समय है तो मैं सप्लाई ज्यादा कर पाऊंगी। तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई कम रहता है और लॉन्ग टर्म में सप्लाई ज्यादा रहता है। समझा क्या? अरे बहुत बेसिक है ना, नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करके देखो, समय कम तो सप्लाई कम, समय ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। समझा? सो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है विद ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक 2 मिनट में बस मैं एक फटाक से एक क्विक रिवाइज करवा देती हूँ कि ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरिएशन चेंज, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट, और उसके बाद और क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ठीक है, सो होप सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड द चैप्टर। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। यस बेटा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा।